अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं यहाँ पे एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रही हूँ जो कि यहाँ पे लेक्चर दूँगी मैं इसी चैनल मैथ्स टीचर पे। पहले भी यहाँ पे मैं मैथ करवा रही हूँ बच्चों को। तो आज से मैं यहाँ पे लेक्चर दिया करूँगी। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और ग्रेड है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं तलबा और तालबात, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे मैथ्स टीचर पे आज से आपको स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर मिलेंगे। जो भी कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहता है, जैसा कि अभी अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ मैं कोशिश करूँगी, इसलिए सबसे पहले तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट ईयर में हैं इस वक्त, ठीक है, इंटरमीडिएट के तलबा और तालबात हैं और उनका सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो मेरे चैनल को फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो उन्हें इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। यूनिट नंबर 3 से मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ और इस यूनिट का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती जाऊँ इस नेम का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज़ है। यहाँ मैंने इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी लिख के रखी हुई है, वो भी मैं करवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें फ़ौरन इसमें से क्लिक करती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो कुछ करना है हमने असल में सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है। और इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, मैं सबसे पहले आपके हौसले के लिए आपको एक बात बताती जाऊँ कि मैट्रिक करके आए हैं अभी-अभी आप। तो मैट्रिक में आपने एक चैप्टर किया है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। उसमें भी आपका फर्स्ट यूनिट होता था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो मैथ का चैप्टर था, ठीक है? तो ये वाला जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये बिल्कुल उसी चैप्टर से रिलेटेड है। बस इस उसमें ये है कि कुछ थोड़ी-सी जस्ट आपको बेसिक्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये असल में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर था, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं और उसकी हम सेंट्रल वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो तब हम पढ़ते हैं, उसको लेके आते हैं उस क्वेश्चन को, उस एक्सपेरिमेंट को सेंट्रल टेंडेंसी में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की लिख के रखी हुई है जो कि बहुत ईजी है। हो सकता है आपकी बुक में इस तरह से ना हो, तो इसे भी आप देख लें, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो डेफिनेशन क्या है? द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, कि सेंट्रल वैल्यू को हमने जब फाइंड करना हो फ्रॉम द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहाँ एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, तो उसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वेशंस का मतलब वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल डिजिट्स, कोई भी डाटा अगर आपको दिया गया है और उसकी आप सेंट्रल वैल्यू मालूम करते हो, तो वो असल में आप क्या मालूम करते हो? तो असल में आप क्या कर रहे होते हो जब सेंट्रल वैल्यू मालूम करना चाहते हो? तो आप मालूम कर रहे होते हो सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल वैल्यू मालूम कैसे करते हैं? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल वैल्यू मालूम करने की हमारे पास डिफरेंट 5 मेथड्स हैं, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आगे जाके वो भी करने जा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एवरेज। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। हम एवरेज आम तौर पे कैलकुलेट करते हैं, यानी जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर एक क्लास है, ठीक है, और उसमें मैथ के स्टूडेंट्स के हम नंबर जानना चाहते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एवरेज आपकी क्लास में से जो है ना मैथ के मार्क्स कितने आए हैं, तो वो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल करवाती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आप लोग 50 स्टूडेंट हो एक क्लास में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए? कह ये रही थी कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं 50 आपकी क्लास में और उनके ज़ाहिर है 50 स्टूडेंट हैं, तो उन सब के एवरेज, उन सब के मार्क्स तो मैथ में आए होंगे ना ज़रूर, किसी के ज़्यादा आए होंगे, किसी के कम आएंगे होंगे। तो 50 लोगों के मैथ में जो मार्क्स हैं, मार्क्स इन मैथ, तो अगर वो हम लिखना शुरू कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हैं वैसे तो। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल देने जा रही हूँ, थोड़े से लिख लेती हूँ कुछ, फिर हम जो है ना अंदाज़ा लगा लेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी के आ जाते हैं 40, किसी के आते हैं 75, किसी के आएँगे 90, अगर कहें कि 100 में से हैं, किसी के आ जाते हैं 35, किसी के बिलो 30 भी आएँगे, 28, और कुछ नंबर इसमें रिपीट भी होंगे। तो ये टोटल हमारे पास 50 नंबर होंगे, ठीक है। मैं सारे यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि मैंने अपने पास लिखने तो मैं 50 नंबर कहाँ लिखती फिरूँ।
तो इस तरह से 50 लोगों के अगर हम मार्क्स लें तो इस तरह से हमारे पास डिजिट्स आ जाएंगे। फिर हम इनकी अगर एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली एक एवरेज हम कैलकुलेट करते थे, आम रूटीन में करते हैं। वो क्या होता है कि जितने भी वो 50 लोगों ने जितने भी नंबर हासिल किए हैं उन सब के नंबर्स को हम जमा कर देते हैं। 40 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 35 प्लस 28 प्लस इसी तरह आगे जितने भी नंबर हैं, पूरे 50 लोगों के जितने नंबर हैं वो सारे हम जमा करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से। और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 50 पर, यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने थे उस पे। तो जो एक डिजिट एक हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है उसको हम कहते हैं कि वो एवरेज मार्क्स हैं। और इस तरह से जो हम एवरेज लेते हैं ना, ये जो एवरेज है ये भी एक किस्म की सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है उन तमाम लोगों के। जैसे यहाँ पे 50 स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक सिंगल वैल्यू होती है। यहाँ पे तो एक वैल्यू आती है ना आंसर में, और वो सबको रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये भी एक सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एवरेज क्यों पढ़ाया जा रहा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू या मेजर ऑफ एवरेजेस कहते हैं, ठीक है। असल में जब भी सेंट्रल वैल्यू फाइंड की जाती है, ऐसे समझिए कि हम उस डाटा की एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज यहाँ पे एवरेज या सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने की डिफरेंट हम 5 मेथड्स यूज़ करेंगे। आगे जाके वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चों यहाँ पे आपने एक और काम करना है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर फीडबैक देना है, जो भी इंटर के स्टूडेंट हैं, एफएससी एफए के स्टूडेंट हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, कि क्या वो चाहते हैं कि नेक्स्ट इसके लेक्चर लिए जाएं और क्या उनको कुछ समझ आ रही है। ये सब आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। मैं इसको तब कंटिन्यू करूँगी अगर जो है इससे रिलेटेड ज़ाहिर है जो इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हों इस लेक्चर से और अगर उन्हें इसकी ज़रूरत भी हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो दे दिया है कि एवरेज क्या होती है या हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एवरेज की एक जो है ना आसान से आपको डेफिनेशन भी करवा दूँ, जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है। तो बढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखी हुई है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टॉपिक आपका, और जो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये है एवरेज, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। Average is a single value which is calculated to represent the whole data। एक बात तो ये है कि एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा डाटा हर बंदे को उठा के देते फिर ये हम एवरेज उनको बता देते हैं कि वो चीज़ें इतनी हैं, एवरेज इतनी है। इट इज़ अ वैल्यू विच एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो ऑब्जर्वेशन के सेंटर की तरफ अप्रोच करती है, यानी असल में वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है, उससे कुछ बड़ी और कुछ छोटी वैल्यूज़ जो हैं उस डाटा में अक्कर करती हैं। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि तमाम जितनी गिवन वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़, उनको प्लस किया जाता है और डिवाइडेड किया जाता है उनकी नंबर्स पे, उनकी तादाद पे। यकीनन इस डेफिनेशन से और इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उससे आपको बहुत अच्छे से एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर की तरफ कि इस चैप्टर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए कौन सी टाइप कितनी टाइप्स ऑफ एवरेजेस जो हैं वो यूज़ करनी है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी यूजुअली यूज़ द 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस। 5 किस्में हैं एवरेजेस की जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे लफ्ज़ देखें एवरेजेस ही इस्तेमाल हुआ है, यही अपनी आपकी टेक्स्ट बुक आपकी बुक्स में इस्तेमाल हुआ है, मैंने वहीं से ये लिखा है, ठीक है। क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं आपको उसी तरह से चीज़ें करवाऊँ, वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो आपकी बुक्स में। टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम 5 किस्म की 5 टाइप्स हैं एवरेजेस की जो इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज आर, वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन है फर्स्ट टाइप, नेक्स्ट है मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और मेरे ख्याल में ये चारों पांचों वैल्यूज़ जो हैं एवरेजेस, इनके नेम आपके लिए अननोन बिल्कुल भी नहीं है, आप फेमिलियर हैं इससे, मैट्रिक में आपने ये चीज़ें फाइंड की हैं। इसीलिए कॉन्शियसली ये चैप्टर स्टार्ट करवाया जाता है आते ही बच्चों को स्टैटिस्टिक्स का। थर्ड चैप्टर ही फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर टीचर्स स्टार्ट करवाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बच्चों को
फ़ौरन से एक चीज़ ऐसे ना लगे कि बहुत मुश्किल है। आगे चल के कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है ये फर्स्ट ईयर लेवल आपका, इंटर का लेवल है, मैट्रिक वाली नहीं है। लेकिन ये वाली वो हैं जो आपने पहले सीखी हुई हैं, ये आपको थोड़ी-सी ईज़ी लगेंगी, जल्दी समझ आएँगी, ठीक है? और हौसला बढ़ेगा आपका। तो आज जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है अरिथमेटिक मीन। इस लेक्चर में आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो अरिथमेटिक मीन है। यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि अरिथमेटिक मीन है क्या? असल में अरिथमेटिक मीन जो हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं एवरेज, उसी का दूसरा नाम है, स्टैटिस्टिकल नेम समझ लें उसका। एवरेज का नाम रख दिया गया है अरिथमेटिक मीन। मतलब इसमें भी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होता है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना होता है। तो देखते हैं किस तरह से। Arithmetic mean there is two types of data for which we use two different ways to calculate arithmetic mean। ये एक बात लिखी हुई है मैंने, ये मैं आपको समझाती चलूँ कि इसका क्या मकसद है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए मालूम करनी, कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस जब भी आपने करनी है, चाहे वो कुछ भी चीज़ फाइंड कर रहे हो आप, लेकिन उसमें सबसे पहली बात ये होती है, हमने मद्देनज़र रखनी होती है कि ये किस टाइप का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे डाटा की टू टाइप्स हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले फिर इन दोनों के लिए एक ही चीज़, बेशक जैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, अनग्रुप डाटा के लिए थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट और ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम करेंगे उन सब में अनग्रुप डाटा के लिए अलग से और ग्रुप डाटा के लिए अलग से फार्मूला गिवन होगा थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। जब भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि डाटा किस टाइप का है, अनग्रुप है या ग्रुप है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, ग्रुप डाटा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनग्रुप डाटा की, ठीक है, विद एग्जांपल। ये ज़्यादा इजी होता है समझने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख के रखी हुई हैं। अनग्रुप डाटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर दिए गए हैं 84, 91, 72, 68 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 87 एंड 78। ये टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। इन 6 नंबर्स का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब ये सिंपल, आपको जस्ट वैल्यूज़ दे दी गई हैं, सिर्फ नंबर दिए गए हैं साथ में और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन नहीं है। तो ये अनग्रुप डाटा है और इसका अरिथमेटिक मीन निकालने का, मालूम करने का जो फार्मूला है वो भी यहाँ मैं लिखती जाती हूँ। इसका अगर अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो अरिथमेटिक मीन को डियर स्टूडेंट्स हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। एक्स के ऊपर ये बार लिखेंगे, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन। या फिर आपकी बुक्स में ए और एम भी लिखा जाता है। अरिथमेटिक मीन के लिए ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो एक्स बार लिखा हो या ए एम लिखा हो, इट मीन्स दैट कि अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। और अनग्रुप डाटा यानी इस तरह से जब सिर्फ नंबर दिए गए हों तो उसका अरिथमेटिक मीन अगर आपने मालूम करना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला इस तरह से, सम एक्स, ये समिशन है, सम है, ठीक है, और एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे सम एक्स क्या है और एन क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसी एग्जांपल को आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं एक और पेज यूज़ करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये लिख के रखा है जो मैंने आपको पढ़ाना है नेक्स्ट। तो हम करते हैं अरिथमेटिक मीन इस अनग्रुप डाटा का हमने कैसे फाइंड करना है। ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख चुकी हूँ, तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करने जा रही हूँ ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन हो सके, अच्छे से आपको समझ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे अब सम एक्स, इसका क्या मतलब है? एक्स होते हैं वो नंबर्स जो गिवन है, ठीक है, वो गिवन वैल्यूज़ जो है वो सबकी सब एक्स है, यानी 84, 91, 72, 68, 87, 78, ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास एक्स हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 84, 91, 72, 68, 87 और 78। ये सब वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हैं? ये हमारे पास एक्स हैं। तो जब इनका सम करेंगे, सम का मतलब है इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इन सबको हम जमा कर लेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगा सम एक्स या समिशन एक्स, ठीक है। यानी समिशन एक्स का मतलब क्या है? इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है हमने। कैलकुलेटर की मदद से मैं ऐड करके लिख लेती हूँ। तो इस तरह कैलकुलेटर से मैंने इसे ऐड कर लिया है, तो ये वैल्यू आई है 480। ये हमारा समिशन एक्स हो गया, ठीक है। अब
एन क्या है, स्मॉल एन चाहिए था। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, हमने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एन क्या होगा, 6 होगा। एन होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, इसमें 6 हो गया। तो इस तरह से फिर हमारा अरिथमेटिक मीन या एक्स बार क्या निकल आएगा, अब उस फार्मूले में हम लगा देते हैं। ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, अरिथमेटिक मीन लिख लें, एक्स बार लिख लें। तो ये होता है सम एक्स ओवर एन। मैं दोबारा फार्मूला लिख रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए, कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आए। यहाँ हम कर लेंगे 480/6, ठीक है। अब 480 को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर की मदद से 6 पे, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा अरिथमेटिक मीन है। जी मैंने ये किया है, तो इससे मेरे पास आया है आंसर 80। तो हमारा अरिथमेटिक मीन हुआ 80, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन इन वैल्यूज़ को अगर अरेंज किया जाए ना तो दरमियान में 80 ही आता है, मतलब नियरली, ठीक है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है फॉर अनग्रुप डाटा। इस तरह से फाइंड करते हैं, बहुत आसान। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप डाटा की तरफ कि वो क्या होता है और उसको किस तरह से उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। जी, तो ग्रुप डाटा की हम कैसे पहचान करेंगे कि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। अनग्रुप की आपको समझ आ गई कि सिर्फ नंबर्स गिवन होंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ गिवन नहीं है। तो वो जो रॉ नंबर्स हैं, जो सिर्फ नंबर्स हैं, वो अरिथमेटिक मीन अगर उनका फाइंड करना है तो वो अनग्रुप डाटा है, ठीक है। कुछ भी फाइंड करना है स्टैटिस्टिक्स में, अगर सिर्फ इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं तो ये अनग्रुप। अब ग्रुप डाटा की बात करते हैं, तो ग्रुप डाटा में हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और एक है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोनों लेकिन ग्रुप्ड हैं, दोनों के लिए फार्मूला एक जैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लिख के रखी हुई है, पहले मैं इसे पढ़ूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये ग्रुप्ड है। गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन 100 एप्पल ट्रीज। अब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी वहाँ से आपको फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए कि ये ग्रुप डाटा है। एक इसका ये हिंट है याद रखने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ये कह दिया। इसमें आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जिस ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको एक ही दफ़ा लिख लिया जाता है और उनके आगे सिर्फ उनकी तादाद लिख ली जाती है कि ये नंबर कितनी दफ़ा है। तो जो उनकी तादाद होती है वो एफ़ होता है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ देखिए, इन्होंने कहा है कि ऐसे दरख्त जिनके ऊपर नंबर ऑफ़ एप्पल्स, सबसे पहले ऊपर नंबर ऑफ़ एप्पल्स दिए हुए, डेटा 20 फॉर्म में दिया जा सकता है और नीचे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ दिए हुए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्पल कितने हैं, 500। तो अब बहुत सारे दरख्त होंगे जिन पे 500, उनके बाग में जितने दरख्त लगे हुए थे उनमें से बहुत से दरख्त ऐसे थे जिन पे 500 एप्पल लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने उन दरख्तों को की तादाद गिन ली है कि कितने दरख्त हैं जिन पे 500 एप्पल्स हैं। तो 15 ऐसे दरख्त हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ में लिखा है ये। 15 ऐसे दरख्त हैं जिन पे 500 एप्पल्स हैं। तो 500 ऐसे ट्रीज़ हैं जिनकी 500 एप्पल हैं जिन ट्रीज़ पे, टोटल कितने ट्रीज़ हैं, 15 ऐसे ट्रीज़ हैं। तो इसका मतलब ये 15 के ग्रुप हो गया ना, ठीक है। 15 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर 500 एप्पल लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि 550 एप्पल लगे हुए हैं जिन ट्रीज़ पे, उनकी तादाद है 25। तो इसका मतलब ये 25 का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 550 एप्पल लगे हुए हैं। तो इस तरह 30 ट्रीज़ ऐसे हैं जिन पे 590 एप्पल लगे हुए हैं। तो ऐसे सारे ट्रीज़ जिन पे 590 एप्पल थे उनके एक अलग ग्रुप बना लिया हमने, जिन और वो टोटल कितने हैं उसमें 30 हैं। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बजाय इसके 15 दफ़ा 500 लिखा जाता कि एक ट्री पे 500 है, एक और ट्री पे 500 है, एक और ट्री पे 500 है। उन्होंने एक तो जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा होता है इस तरह का, उसको फिर कम करने के लिए अपना टाइम भी बचाते हैं हम, तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं डाटा की। तो ये उन्होंने ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, कि कितने ऐसे दरख्त थे जिन पे 500 एप्पल थे वो ये लिख लिए, और जिन पे 550 एप्पल थे वो 25 दरख्त हैं, और जिन पे 590 एप्पल हैं वो 30 दरख्त हैं। इस तरह 620 एप्पल हैं जिन दरख्तों पे उनकी तादाद 20 है। 700 जिन पे एप्पल हैं उनकी तादाद 7 है, और 740 जिन पे एप्पल हैं उनकी तादाद है 3। तो इस तरह से ये इन्होंने तादाद लिख ली है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ था ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन 100 एप्पल ट्रीज, टोटल ट्रीज कितने हैं, 100। तो यहाँ इन एफ को भी आप काउंट करेंगे जब, तो ये 100 बनना चाहिए। और एक और बात कि जिसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा उसको हम एक्स रखा करेंगे और जो दूसरी वैल्यू उसको हम एफ रखेंगे। यानी इसमें से हमें क्या कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने एक्स समझना है या नंबर ऑफ ट्रीज़ को हम एक्स समझेंगे।
तो ये हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में से जो हमसे पूछा जा रहा है वो हमारा x होगा। तो गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन 100 एप्पल ट्रीज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल्स। एवरेज किसकी फाइंड करनी है? नंबर ऑफ एप्पल्स की। इसका मतलब है x क्या होगा? नंबर ऑफ एप्पल्स। ये हमारा x होगा, ये जो ऊपर वाला है सारा, ठीक है। और जो ये वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है। तो ये होगा f, ठीक है। और ऐसी सूरत में अब अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा? एक तो ये हमें पता चल गया कि ये ग्रुपिंग हुई हुई है, ये ग्रुप डाटा है, लेकिन ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में से फिर आगे ये कौन सा ग्रुप डाटा है? डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा डिस्क्रीट है ये कंटिन्यूस? तो ये जब मैं कंटिन्यूस की आपको एग्जांपल कराऊंगी तो आपको वहाँ से क्लियरली वाज़िया हो जाएगा कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम इस ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, एक ही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रुप डाटा। हमने अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार कैसे मालूम करना है? अरिथमेटिक मीन को एक्स बार भी कहते हैं। इसी मैंने ये भी साथ साथ में लिख रही हूँ ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। इसके फार्मूले में आता है समेशन एफ एक्स, एफ और एक्स दोनों आएंगे यहाँ पे, और नीचे आएगा समेशन एफ। अब यहाँ पे कुछ तो आपको समेशन का आइडिया भी हो चुका है कि समेशन का मतलब क्या है। तो समेशन एफ का तो मतलब है कि ये एफ वाले सारे जमा कर लो, ठीक है, ऐड कर लो। और समेशन एफ एक्स का क्या मतलब है, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ आपको, यही वाली एग्जाम्पल, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ से जैसे कि हमें पता है एक्स हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं, तो वो हम लिख लेते हैं, वो है 500। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 550, उसके बाद है 590, नेक्स्ट है 620, फिर है 700 और 740। ये हमारा एक्स हो गया, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। सॉरी, मुझे लिखते वक्त ध्यान नहीं रहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा। 740 हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं जस्ट एफ से शो करूँगी, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, यानी कितने एक ग्रुप में कितने दरख्त हैं, उनकी तादाद जो है वो एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 500 दरख्त, जिन ऐसे दरख्त जिन पे 500 एप्पल थे वो कितने थे? 15 थे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने F15 लिख देंगे। इस तरह ऐसे दरख्त जिन पे 550 एप्पल थे उनकी तादाद थी 25। ये वाली मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ये जो क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। 25, इसके सामने हमारे पास F था 30, ये था 20, नेक्स्ट है 7 और फिर है 3, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए? सम एफ एक्स। हमें क्या चाहिए? सम एफ एक्स। वो हम कहाँ से लेंगे? उसके लिए हम एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा, वो बनेगा एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखते जाना है। सबसे पहले हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख लूँगी। ये मेरे पास आंसर आया है 7500। 500 को मैंने क्या किया है? 15 से मल्टीप्लाई किया। दोबारा बता दूं, 500 को 15 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है 7500। अब मैं इस 550 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। मैंने किया है 550 को 25 से कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई, मेरे पास आंसर आया है 13750। ये इसी तरह से अब मैं 590 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगी, 620 को 20 से, 700 को 7 से और 740 को 3 से। ये मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया आपके सामने, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हमें चाहिए क्या? सम एफ एक्स। सम एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स वाले कॉलम को जमा करना है। सम का मतलब जमा करना, एफ एक्स वाले सारे कॉलम को, यानी ये 7500 में ऐड करेंगे 13750, फिर 17700, 12400, 4900 और 2220। ये सारी वैल्यूज़ आपस में हम ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा सम एफ एक्स। तो ये मैं अभी कैलकुलेटर की मदद से करके यहाँ लिख लेती हूँ। जी, मैंने ये ऐड कर ली है और मेरे पास आंसर आया है 58,470।
ये आ गया एफ एक्स। अब हमें फार्मूले में क्या क्या ज़रूरत था, सम एफ एक्स ओवर सम एफ था। यहाँ पे एक्स बार निकालना है हमने, या अरिथमेटिक मीन कहते हैं इसे। तो इसके लिए नीचे हमें चाहिए सम एफ है, सम एफ। सम एफ का मतलब है अब इन एफ वाली सारी वैल्यू को भी मैं ऐड करूँगी तो सम एफ आ जाएगा। इनको ऐड करने से मेरे पास आया है 100। हमें गिवन भी था कि ये 100 वैल्यूज़ हैं तो इनका सम एफ 100 ही आना था। ये आ गया है 100। तो अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं हम। सम एफ एक्स की जगह 58470 और सम एफ की जगह 100। और अब हम कैलकुलेटर की मदद से ये 58,470 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने किया है, मेरे पास आंसर आया 584.7। तो ये अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा भी कौन सा, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अब नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल आपको करवाने जा रही हूँ कंटिन्यूस ग्रुप डाटा की। उसको जब से ही आप देखेंगे तो आपको डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का फ़र्क भी पता चल जाएगा। लेकिन दोनों ग्रुप डाटा के लिए, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, फार्मूला अरिथमेटिक मीन का हमने यही इस्तेमाल करना है, सम एफ एक्स ओवर सम एफ। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जी, ये एग्जाम्पल है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा की। एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब ग्रुप्ड है। शोज़ द अर्ली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, एक मोहल्ले में, एक लोकल एरिया में, यानी एक एरिया में कितने उनके अखराजात हैं, हाउस होल्ड इनकम यानी घर के उनके एक्सपेंडिचर के लिए जो उनकी इनकम आती है वो कितनी है। ठीक है, इस तरह से आप कर लें, या कितने दिनों का वो है एक्सपेंडिचर उनका। तो ये दी हुई है हमें वैल्यूज़। ठीक है, इनकम है 35 टू 39। ऐसे लोग जिनकी इनकम 35 से 39 के दरमियान है। अब ये भी हो सकता है 35,000 से 39,000 हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो हमें वैल्यू दी हुई हमने उसको काउंट करना है। ये 35 दरमियान में डैश लगी हुई है, फिर 39 है। इसका मतलब है ऐसे लोग जिनकी 35, 36, 38 या 39 है वो सारे इस ग्रुप में हैं। ठीक है, और वो हैं 13 घर हैं ऐसे। और ऐसे घर जिनकी इनकम 40 टू 44 के दरमियान है, यानी 40 है, 41 है, 42, 43, 44 है, वो सारे घर हैं टोटल 15, वो इस ग्रुप में हैं। और जिनकी 45 से 49 तक है वो इसमें हैं। 50 से 54 तक सारे घर इसमें आते हैं, 55 से 59 तक सारे घर इसमें आते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर करती जाऊँ, ये कंटिन्यूस डाटा है क्योंकि इसमें क्या है, एक ग्रुप में 2 नंबर दिए गए हैं, एक इंटरवल दिया गया है, उसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ लाई करनी है। ठीक है, इधर भी 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं 40 से 44, इनके दरमियान में जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो सब इस ग्रुप में है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। जो डिस्क्रीट होता है उसमें सिर्फ एक्स दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे पिछली एग्जाम्पल में था। आपको यहाँ पे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माजरत, असल में बाहर ज़रा हवा चल रही है तेज़ और मैं दरवाज़ा कुंडी नहीं लगा सकती, मेरे बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं, तो ये दरमियान में थोड़ी थोड़ी किसी किसी वक्त ठक ठक की आपको आवाज़ आती रहेगी। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है इधर, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह बारिश होने वाली है। थोड़ी शायद बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हों आपको साथ, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। बच्चे हैं ज़ाहिर है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वो भी यहाँ पास ही बाहर खेल रहे हैं और सामने है इसलिए उनकी आवाज़ आ रही है। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं, इसमें भी था फाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन या फाइंड अरिथमेटिक मीन, इसका भी हमने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है क्योंकि एग्जाम्पल ही मैं उसके हवाले से आपको करवा रही हूँ। तो अब वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक और सवाल आएगा आपके माइंड में कि अरिथमेटिक मीन या एक्स बार का तो ये फार्मूला है सम एफ एक्स ओवर सम एफ, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो इसमें तो हमें x है ही नहीं। ये 35 से 39 है, ये 40 से 44 है, 45 से 49 है, तो इसमें से x क्या होगा, x तो कोई एक वैल्यू होनी चाहिए थी ना जिसको f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f तो चलें ये फ्रीक्वेंसी हो गई, उन्होंने दी हुई है खुद, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो f होगा। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमें x निकालना है। कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में हमें पहले x खुद से फाइंड करना है, निकालना है। तो मैं निकालती हूँ आपके सामने, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जी, तो यहाँ सबसे पहले ये जो ग्रुप दिए हैं मैंने, क्योंकि ये इंटरवल है 35 से 39, तो इनको हम क्लासेस कहेंगे। जो इस तरह से इंटरवल दिए जाते हैं उनको हम
ग्रुप्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लासेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? पहली क्लास है 35 से 39 तक, दूसरी है 42 44, नेक्स्ट है हमारे पास 45 टू, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है कैमरा, 45 टू 49, फिर हमारे पास 52 54 और नेक्स्ट है 55 टू 59। ठीक है, ये हो गई क्लासेस। और हमें चाहिए एक्स, रिक्वायर होता है हमें एक्स, क्योंकि हमें एफ एक्स निकालना है। तो एक्स लेते हैं कैसे? ये जो क्लासेस की ये वाली जो वैल्यू जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। मैं यहाँ पे एल फॉर लोअर, एल फॉर लिमिट और सी फॉर क्लास, यानी लोअर लिमिट ऑफ क्लास वो है 35, जहाँ से क्लास शुरू होती है। और कहाँ तक? 39 तक जानी है, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। अपर, यहाँ पे भी लोअर लिमिट क्लास लिखती है मैंने, लोअर क्लास लिमिट थी, सी पहले एल बाद में। इधर भी अपर, यू से अपर, सी से क्लास, एल से लिमिट। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ सिर्फ कि आपको याद रहे, ये अपर क्लास लिमिट है। तो हमने जब एक्स फाइंड करना है तो हमने इस लोअर क्लास लिमिट को और इस अपर क्लास लिमिट को आपस में ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ पे आंसर निकाल लेना है, वो हमारा एक्स होगा। यानी क्या करूँगी मैं, इसमें 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी और यहाँ पे आंसर निकाल लूँगी। तो मैंने कैलकुलेटर की मदद से 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई जब 2 किया तो मेरे पास आंसर आया है 37। इसी तरह आगे इन तमाम वैल्यूज़ में हर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 प्लस 44 और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से आगे 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एक आंसर आएगा। इधर 50 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 2 और ये है 55 प्लस, सॉरी प्लस है माइनस नहीं है, प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2। इन सबको ऐड करके इनको 40 प्लस 44 करके मैं डिवाइड बाई 2 करूँगी तो इस तरह से जो वैल्यूज़ आएंगी, अब मैं लगातार यहाँ पे लिखने लगी हूँ। कैलकुलेटर की मदद से मैं लिख लेती हूँ। इस तरह से ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 37, 42, 47, 52, 57। अब ये सारा हमारा क्या है, एक्स है। और आगे एफ़ तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये लिखते जाते हैं। पहली क्लास की क्या थी वो इसके सामने आ जाएगी 13, फिर है 15, 28, 17, 12। ये एफ़ हो गया। नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, एफ एक्स। तो अब ये क्योंकि एक्स है और ये एफ है तो 37 और 13 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह 42 और 15 को मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ लिखूँगी। 47 28 को मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ लिखूँगी। 52 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 57 से 12 को। इन सबको मैं कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे लिखती हूँ। इस तरह से ये मैंने एफ एक्स वाला कॉलम निकाल लिया। अब हमें जो दोनों चीज़ें चाहिए, अब क्लियर भी हो गया होगा आपको कि हमें कहाँ से मिलेंगी। एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम एफ चाहिए, ये अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं हम। अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एफ एक्स में इनको ऐड करके लिखना है, ठीक है, और सम एफ में ये एफ वाली वैल्यूज़ ऐड करके लिखनी है। तो इनको भी कैलकुलेटर की मदद से मैं ऐड करके यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये सम एफ एक्स किया तो मेरे पास आया है, यानी एफ एक्स वाले कॉलम को ऐड किया, सम कर मतलब जमा करना, तो ये आंसर आया। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3995 और सम एफ यानी इस एफ वाले कॉलम को हमने जमा किया, ये आया 85। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कहती हूँ कैलकुलेटर की मदद से करूँगी और फिर आपको दिखाए बखैर करती हूँ, तो कैलकुलेटर से आई होप आप कर लेंगे। असल में थोड़ा आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है,
तो ये इतना सा काम तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। मैंने अब 3995 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय करूँगी जस्ट 85, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 47। इस तरह से हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया है 47 एक्स बार, या अरिथमेटिक मीन, ये हमारा आंसर है। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मीडियन करवाऊंगी फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा दोनों के लिए। तो इसलिए जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है सबसे पहले इसे लाइक करें और मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे अपलोड करूँ वो आपको ज़रूर मिले और आप उसे देख सकें और उससे मुस्तफ़ीद हों। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके फ़ीडबैक दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। ये मेरा पहला लेक्चर है स्टैट पे, मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आता है और आप मज़ीद भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों से भी डिस्कस कीजिए, उन्हें भी बताइए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली बेसिस पे तो नहीं, हफ्ते में इंशाल्लाह 2 लेक्चर स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अपलोड करूँगी मैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।